वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एसएससी जीडी एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस विषय के 20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये हमारा पीवाईक्यू सेट नंबर 7 रहने वाला है। 6 इसके पहले हम अपलोड कर चुके हैं, उनको भी आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम होगा हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चंस डेली लेकर आते रहेंगे। और जीके जीएस के साथ साथ ही हम हिंदी विषय के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आते हैं, तो वो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम हमारे इंपॉर्टेंट डिस्कशन, और सारे 20 प्रश्न यहाँ पर सोल्व करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता दूं साथियों कि जो आज हम 20 प्रश्न करने वाले हैं ये हमारे रहेंगे 6 फरवरी 2023 को, जो आपका एग्जाम हुआ था 2:30 बजे से लगाकर 3:30, यानी कि थर्ड शिफ्ट में आपका जो एग्जाम हुआ था उसके सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमने देखे हैं। क्योंकि कभी कभी कमेंट ऐसा आता है कि आप प्रश्न कहाँ से लेकर आते हैं, तो 6 फरवरी 2023 थर्ड शिफ्ट का आपको यहाँ पर 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह योजना किस नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों, 1944 बहुत पुरानी बात हो गई है। 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए उन्होंने संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। तो इस योजना का नाम क्या था? तो फर्स्ट विकल्प हो जाएगा हमारा बॉम्बे योजना, सेकंड है पंचवर्षीय योजना, थर्ड ऑप्शन है औद्योगिक योजना, और फोर्थ है राष्ट्रीय योजना। तो करेक्ट आंसर साथियों वो है बॉम्बे योजना। क्या है? बॉम्बे योजना बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? यानी जब भी हम प्राकृतिक गैस को जलाते हैं तो ज्वलन के तौर पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है ओजोन, तीसरा ऑप्शन है हमारा हाइड्रोजन, और फोर्थ है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। कार्बन डाइऑक्साइड साथियों कम मात्रा में रहे तो ठीक है, अगर ज़्यादा मात्रा में होगी तो ये धरती और जो इसके जितने भी जीव जंतु हैं इस पर पाए जाने वाले सभी के लिए हार्मफुल होगी। इसीलिए जितने भी देश हैं वो क्या कर रहे हैं कि नेट जीरो कार्बन एमिशन जीरो का टारगेट रखते हैं। जैसे भारत ने 2070 का टारगेट रखा है, उसी प्रकार से चीन ने 2060 का रखा है। तो प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबान और विजेता राज्य कौन सा है? तो जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में हुए थे उसको किस देश ने मेजबानी करी थी और कौन सा राज्य उसमें टॉप पर आया था, ये हमें बताना है। तो फर्स्ट विकल्प है साथियों असम, सेकंड विकल्प है हमारा महाराष्ट्र और असम, थर्ड विकल्प है असम और महाराष्ट्र, फोर्थ है ओनली महाराष्ट्र। तो साथियों जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 है इसका मेजबान था वो हमारा असम राज्य था, और इसमें जो फर्स्ट आया था वो महाराष्ट्र राज्य आया था। इसलिए विकल्प तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 मेजबान कौन हो जाएगा? असम राज्य हो जाएगा मेजबान, और विजेता हो जाएगा हमारा महाराष्ट्र। विकल्प तीसरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? कौन है? तो जानकी प्रसाद है। इनका संबंध कथक के किस घराने से है? तो फर्स्ट ऑप्शन है बनारस घराना से, दूसरा है लखनऊ घराना, तीसरा ऑप्शन है रायगढ़ घराना, और फोर्थ है जयपुर घराना। तो सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 बनारस घराना। तो यहाँ से जानकी प्रसाद जी का संबंध है, और ये किसके नर्तक थे? तो ये कथक के डांसर थे। तो विकल्प 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। और जिस प्रकार नृत्य के घराने होते हैं उसी प्रकार संगीत के भी घराने होते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में मेहर घराना है, इंदौर घराना है, ठीक इसी प्रकार से। तो जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो वो है बनारस घराने से। चलिए अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखते हैं हम। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इनको हम यूटी बोलते हैं, यूनियन टेरिटरीज भी बोलते हैं। तो सबसे छोटा हमें यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बताना है। तो फर्स्ट विकल्प है लक्षद्वीप, दूसरा है दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव, थर्ड है हमारा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और थर्ड है फोर्थ ऑप्शन है हमारा पड्डुचेरी। तो सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा लक्षद्वीप। कितना? लक्षद्वीप सबसे छोटा हमारा यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप है। सबसे बड़े की बात करें तो वो है JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर, ये सबसे बड़ी हमारी यूटी है। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी लक्षद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अच्छा, आप बता सकते हैं कि जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है वो कौन से महासागर में स्थित है? अगर आपको पता हो, या कौन सी खाड़ी में स्थित है? अगर आपको पता हो तो आप मुझे कमेंट जरूर करके बताएं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर
खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। तो वो कौन सा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से बिल्कुल सस्ते दाम पर आपको खाद्यान्न और अन्य सामग्रियां, जिसमें नमक भी आता है, हमारी शक्कर भी आती है, केरोसिन अब बंद हो गया है, पहले वो भी मिलता था, तो सभी वस्तुएं प्रदान करता है। तो फर्स्ट विकल्प है हमारा भूदान, दूसरा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, थर्ड है सुरक्षित भंडार और फोर्थ है ग्रामदान। तो साथियों वो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। क्या है? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसको हम उचित मूल्य की दुकान भी बोलते हैं। और यहाँ से जितने भी बीपीएल राशन कार्ड धारी हैं, बीपीएल या एपीएल जो राशन कार्ड रखते हैं, उन सभी को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्य पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक सामग्रियाँ मिलती हैं, जैसे कि नमक 1 रुपये किलो, गेहूँ 2 रुपये, चावल 1 रुपये, ऐसे यहाँ पे बहुत ही सस्ते रेट में मिलता है, ताकि जो भी जिसके पास ज़मीन वगैरह नहीं है, गरीब लोग हैं, वो आराम से अपना पालन पोषण कर सकें। और ये योजना वास्तव में बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है सरकार की। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ही ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान होती है। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीपीएल का फुल फॉर्म होता है साथियों बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा से नीचे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार के संसदीय स्वरूप को किस मॉडल के रूप में भी जाना जाता है? जो सरकार का संसदीय स्वरूप है उसको किस मॉडल के रूप में हम जानते हैं? तो फर्स्ट विकल्प है हमारा साम्यवादी, दूसरा है धनिक तंत्र, तीसरा है धर्मतंत्र और फोर्थ है वेस्ट मिंस्टर। क्या है? वेस्ट मिंस्टर। तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वेस्ट मिंस्टर। तो सरकार के संसदीय स्वरूप को वेस्ट मिंस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो विकल्प 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो साथियों चुनाव लड़ने और फिर जो अगर जीत जाते हैं, बहुमत आ जाता है, तो सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को हम क्या बोलते हैं? तो फर्स्ट विकल्प उनको न्यायपालिका बोलते हैं, दूसरा है राजनीतिक दल बोलते हैं, तीसरा है श्रमिक दल बोलते हैं और फोर्थ है नगर पालिका बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर है साथियों उसको राजनीतिक दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल। तो चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता काबिज के लिए एक साथ आने वाले समूह को क्या बोलते हैं? राजनीतिक दल बोलते हैं। जैसे कि आज देश में बीजेपी है, बहुत ही डोमिनेट कर रही है हर राज्य और केंद्र में बीजेपी। ऐसे ही हमारी आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, ये कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं जो एक साथ आकर सत्ता चलाती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और भी देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन मैं 2 बड़ी पार्टियों का यहाँ पर नाम ले रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो वो कौन सी स्कीम थी जिसके अंतर्गत सितंबर 2022 में आवास और जो हमारा शहरी कार्य मंत्रालय है इसके द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया? तो फर्स्ट विकल्प है अमृत 2.0, दूसरा विकल्प है अटल जलपूर्ति, थर्ड है नमामि गंगे और फोर्थ है जल शक्ति। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा अमृत 2.0, यानी कि 2.0 मिशन के अंतर्गत ही सितंबर 2022 में आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण पूरे देश भर में शुरू किया गया था। और साथियों ये जो ऑप्शन 4 है ये हमारा जल शक्ति मंत्रालय है। क्या है? जल शक्ति मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। और उनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो वो है जोधपुर का संसदीय क्षेत्र है ना, तो आप जरूर याद रखेंगे। जल शक्ति मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो वो हमारे शेखावत जी के अंतर्गत आ रहा है, गजेंद्र सिंह शेखावत, और वो जोधपुर से सांसद हैं। और जो ये अमृत 2.0 स्कीम है ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चालू नहीं करी गई है, ये आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा चालू करी गई थी। तो विकल्प 1 बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृत 2.0। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, नालंदा कुमारगुप्त की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना के द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, अभी तक कम से कम 20 से 30 बार एसएससी इस प्रश्न को पूछ चुका है अलग अलग सेट में। मैंने जब दिल्ली पुलिस का पढ़ाया था उसमें भी प्रश्न था, अब एसएससी का जो जीडी वाला कॉन्सेप्ट है इसमें भी है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो फर्स्ट ऑप्शन है कुमारगुप्त द्वारा, दूसरा है समुद्रगुप्त द्वारा, तीसरा है चंद्रगुप्त द्वारा और फोर्थ है स्कंदगुप्त के द्वारा। तो साथियों वन एंड ओनली हमारे कुमारगुप्त जी, जिन्होंने नालंदा जैसी महान विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी 5वीं शताब्दी में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कुमारगुप्त। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न लगातार रिपीट भी होता है। जैसे कि एक प्रश्न हर परीक्षा में रिपीट होता है, विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं? 5 जून। ऐसा ही ये वाला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। विकल्प 1 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब बटन पूरी तरह निःशुल्क होता है और सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा युग्म है वो पूरी तरह गलत है?
तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 2018 शीतकालीन ओलंपिक प्यांगचोंग, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा है 2014 शीतकालीन ओलंपिक खेल सोची, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा 2022 शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। 2010 शीतकालीन ओलंपिक लंदन, ये पूरी तरह गलत होगा क्योंकि 2010 नहीं 2012 में हुआ था। कब हुआ था? 2012 में हुआ था। तो 2012 शीतकालीन ओलंपिक लंदन में हुआ था, ये यहाँ पर 2010 आ गया। इसकी वजह से ये वाला ऑप्शन जो हमारा विकल्प 4 है बिल्कुल तरह गलत हो जाएगा और यहाँ पर हमें गलत युग्म का ही सिलेक्ट करना है। तो वो है 2010 शीतकालीन ओलंपिक लंदन, नहीं 2012 शीतकालीन ओलंपिक लंदन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4। और लंदन किसकी राजधानी है? तो साथियों लंदन राजधानी है हमारे इंग्लैंड की। तो विकल्प 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर है। और यहाँ के जो वर्तमान प्रधानमंत्री वो भी भारत मूल के ही ऋषि सुनक जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है? जो खाद्य फूड गाइड पिरामिड है इसके शीर्ष पर क्या आता है? तो फर्स्ट विकल्प है वसा और शर्करा, दूसरा है खाद्यान्न, तीसरा है दाल और फलियां, फोर्थ है फल और सब्जियां। तो फर्स्ट स्थान पर आ रहा है हमारा वसा और शर्करा। क्या आ रहा है? वसा और शर्करा। चर्बी यानी कि वसा जिसको हम बोलते हैं और शक्कर यानी कि स्वीट्स। तो खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर कौन आता है? तो वसा और शर्करा आती है। विकल्प 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ? कौन सा सम्मान है? परिषद सम्मान है। और इसको देता कौन है? इसको दिल्ली सरकार देती है। तो किसको प्राप्त हुआ है? तो फर्स्ट विकल्प है हमारा केलुचरण महापात्रा जी को, दूसरा है शोभना नारायण जी को, तीसरा है हमारा वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम को, और फोर्थ है अनुराधा पांडे को। राइट आंसर हो जाएगा शोभना नारायण। किसको? शोभना नारायण को। तो निम्नलिखित में से दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान किसे प्राप्त हुआ है? तो शोभना नारायण जी को प्राप्त हुआ है। विकल्प दूसरा है यहाँ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर निम्नलिखित में से किस महिला आईपीएस इंडियन पब्लिक सर्विस जिसको बोलते हैं अधिकारी की कहानी है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है मैडम सर। तो वो कौन सी महिला अधिकारी जिनकी ये किताब है? तो फर्स्ट विकल्प है संयुक्ता पराशर, दूसरा है मंजूरी जरहर, तीसरा है कंचन चौधरी भट्टाचार्य, और फोर्थ विकल्प हो जाएगा हमारा किरण बेदी। तो राइट आंसर साथियों मंजरी जरूहर। कौन है? मंजरी जरूहर जी हैं, जिनकी जो प्रसिद्ध किताब है इसका नाम है मैडम सर। क्या है? मैडम सर। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हाल फिलहाल में जितनी भी बुक्स रिलीज हुई है 2023 में और 24 में भी होगी अभी, तो आप जरूर पढ़ लें क्योंकि बुक्स से भी क्वेश्चन आपके स्टैटिक क्वेश्चन में बन जाते हैं। एसएससी जीडी में पूछने की पूरी संभावनाएं यहाँ पर रहती हैं। साथ ही आर्ट एंड कल्चर वाला जो जितना भी हमारा चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के लिहाज से। तो आप आर्ट एंड कल्चर भी विशेष तौर पर पढ़ें क्योंकि 1 से 2 प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में उससे पूछे जाते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। तो साथियों हमारी अर्थव्यवस्था के मेनली 3 सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है यानी प्राथमिक सेक्टर, द्वितीयक सेक्टर और तृतीयक सेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर देखना है कि वो कौन सा सेक्टर जिसमें शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करके उसे तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्राथमिक सेक्टर के लोग, दूसरा विकल्प है शिक्षा क्षेत्र के लोग, तीसरा है सिंचाई सेक्टर के लोग, और फोर्थ है द्वितीयक सेक्टर के लोग। तो करेक्ट आंसर रहेगा साथियों द्वितीयक सेक्टर के लोग। अब द्वितीयक सेक्टर के जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं? जो प्राथमिक सामग्री उसको संसाधित करते हैं उसे तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट सेक्टर होता है साथियों इसमें आता है कृषि। क्या आता है? फर्स्ट सेक्टर में आता है कृषि। मान लो किसान ने संतरा उगा दिया है, अब द्वितीय सेक्टर वाले क्या करेंगे? उसको फैक्ट्री में ले जाकर प्रोसेसिंग करेंगे और उसका जूस बना देंगे। उसी प्रकार अगर मान लो किसान ने अपने खेतों में आम लगा दिया है, अब उसको द्वितीय सेक्टर वाले ले जाएंगे और अचार बना देंगे। ये काफ़ी मैं आपको छोटे एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन यही है कि द्वितीय सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। और जो हमारा तृतीयक सेक्टर आता है साथियों यहाँ पर आता है हमारा सेवा क्षेत्र। क्या आता है? सेवा क्षेत्र। जैसे कि आपको कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है, किसी कंपनी के पास चले गए, आपको डॉक्टर से इलाज करवाना है, आपको मकान का नक्शा बनवाना है, तो सेवा क्षेत्र है हमारा। तो अर्थव्यवस्था के मेनली 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पर तीनों मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करी है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 4 कि द्वितीयक सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करके उसे तैयार माल में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए अब अगला प्रश्न देखेंगे हम। अगला प्रश्न है ऋण एक का निर्माण करता है क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तो साथियों ऋण क्या करता है? ऋण वृद्धि का निर्माण करता है, हिस्सेदारी का, परिसंपत्ति का या देयता का। तो साथियों करेक्ट आंसर है देयता का। यह हमारा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आगे यहाँ पर
किसका करता है? देयता का करता है। तो ऋण एक देयता का निर्माण करता है क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। तो देयता का मतलब होता है साथियों एक पूरा फॉर्मेट बना के यहाँ पर वो तैयार कर देते हैं कि भाई ऐसे से आपको इस महीने ये किस्त आएगी, इसमें पहले इंटरेस्ट कटेगा, फिर आपका प्रिंसिपल अमाउंट कटेगा, तो वो पूरा आपने देखा होगा। तो ऋण एक देयता का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें निश्चित अवधि में ऋणदाता का ऋण वापस करना है। विकल्प 4 बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणगौर महोत्सव देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो साथियों जो गणगौर फेस्टिवल है हमारा, ये एक तो राजस्थान में मनाया जाता है, राजस्थान के साथ साथ ही एमपी में भी सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? एक तो राजस्थान राज्य हो गया हमारा मेनली, और दूसरे नंबर पर हो गया हमारा मध्य प्रदेश। तो दोनों ही राज्यों में आपको गणगौर सेलिब्रेट किया जाता है, और एमपी के खासकर मालवा रीजन में ये उत्सव मनाया जाता है, और राजस्थान में तो पूरे में ही ये मनाया जाता है। तो इसमें किस देवी के सम्मान में ये मनाया जाता है? तो फर्स्ट विकल्प है लक्ष्मी देवी, दूसरा है दुर्गा जी के सम्मान में, तीसरा है पार्वती, और फोर्थ है सीता माता के सम्मान में। तो साथ ही जो हमारा गणगौर महोत्सव है ये पार्वती देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान में मनाया जाता है, साथ साथ मध्य प्रदेश में भी मनाया जाता है। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक हैं? तो जो हमारी सबसे छोटी यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, है ना, इसके प्रशासक कौन है? तो फर्स्ट विकल्प है हमारा ममता बनर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, तो गलत हो जाएगा। दूसरे है प्रफुल्ल पटेल, तीसरे हैं देवेंद्र कुमार जोशी, और फोर्थ है मनोज सिन्हा। तो करेक्ट आंसर साथियों ऑप्शन दूसरा प्रफुल्ल पटेल। कौन है? प्रफुल्ल पटेल। तो श्री प्रफुल्ल पटेल जी हैं जो लक्षद्वीप के प्रशासक हैं। देवेंद्र कुमार जोशी हैं, ये कहाँ के प्रशासक हैं? तो ये आपके अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसके प्रशासक हैं। और मनोज सिन्हा कहाँ के? ये हमारे लद्दाख यूटी के प्रशासक हैं। तो प्रफुल्ल पटेल लक्षद्वीप के साथ साथ ये हमारे जो दादर नगर हवेली है उसके भी प्रशासक हैं। तो विकल्प दूसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धाराएं बहती हैं। तो अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में, तो विकल्प है हमारा पेरू के तट से, दूसरा है चिली के तट से, तीसरा है अर्जेंटीना, और फोर्थ है ब्राजील। तो करेक्ट आंसर साथियों पेरू। क्या है? पेरू बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में पेरू के तट से गुजरने वाली धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धाराएं बहती है। तो विकल्प एक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पेरू। अच्छा, पेरू किस महाद्वीप में आता है? तो ये हमारे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आता है। और साथियों अल नीनो और ला नीनो की वजह से ही किसी देश में या किसी क्षेत्र की जलवायु में सूखा या मतलब बाढ़ या सूखा पड़ता है। किसके प्रभाव से? अल नीनो और अल नीनो के प्रभाव से। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पर। तो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है धार्मिक सद्भाव, दूसरा है व्यापार का विकास, तीसरा है प्रशासनिक सुविधा, और फोर्थ है शैक्षणिक सुविधा। तो साथियों उन्होंने उस समय मुख्य तर्क दिया था प्रशासनिक सुविधा। 1905 में उन्होंने भंग कर दिया था, बंगाल का विभाजन कर दिया था। तो इसका ये मेन रीजन नहीं साथियों, मेन रीजन था कि बंगाल काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल लैंड था, यहाँ से बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे जैसे सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, इससे पर्सनैलिटी निकलती थी, रविन्द्रनाथ टैगोर। तो वास्तव में उनको बंगाल को 2 टुकड़ों में बांटना था, विभाजन करना था। तो उन्होंने ये एक बेकार सा तर्क देकर इसको किया है। तो 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों जो तर्क था वो कौन सा था कि हम यहाँ पर प्रशासनिक सुविधा प्रस्तुत करना चाह रहे हैं, प्रशासनिक सुविधा देने जा रहे हैं, इसलिए हमें 1905 में बंगाल का विभाजन इन्होंने कर दिया था। तो विकल्प तीसरा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अंग्रेजों ने बहुत ज़्यादा ही देश को बांटा भी है और हमें दर्द भी बहुत दिया है उन लोगों ने। चलिए साथियों, तो यहाँ पर हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हो जाते हैं। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो पूरा जरूर देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके पास जितने भी टेलीग्राम पर ग्रुप हैं और व्हाट्सएप पर ग्रुप हैं वहाँ आप वीडियो को शेयर जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, थैंक यू, राम राम।